सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पहला अध्याय करेंगे जिसका नाम है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को बोलकर या लिखकर एक दूसरे के सामने प्रकट करता है। भाषा किसे कहते हैं? जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। अब भाषा के रूप देखते हैं हम। भाषा के रूप, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के रूप, भाषा के मुख्य 2 रूप बताए गए हैं। एक है मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। दूसरा है लिखित भाषा। अब बच्चों हम देखते हैं कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। मौखिक भाषा बच्चा जन्म से ही लेकर पैदा होता है, उसे सीखने की आवश्यकता नहीं होती, सीखने या सिखाने की आवश्यकता नहीं होती। भाषा का यह रूप मनुष्य के साथ जन्म से ही जुड़ा हुआ होता है। बच्चा ध्वनियों को साथ लेकर पैदा होता है, इन्हीं ध्वनियों के माध्यम से अपनी भाषा का विकास करता है। इसमें वक्ता एवं श्रोता का आमने सामने होना भी आवश्यक है, जैसे टेलीफोन, पर्दे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि। तो मौखिक भाषा हम किसे कहते हैं? भाषा का वह रूप जिसमें बोलकर और सुनकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। अगला है लिखित भाषा। लिखित भाषा, जैसा कि इसके नाम से ही हमें आभास हो रहा है, लिखित भाषा लिखकर प्रकट की जाने वाली। तो लिखित भाषा की जो परिभाषा है वो है भाषा का वह रूप जिसमें लिखकर और पढ़कर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। लिखने के साथ साथ अब कोई लिख के देगा तो पढ़ने वाला भी चाहिए, तो लिखकर और पढ़कर जिसमें विचारों का आदान प्रदान किया जाता है उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, मौखिक भाषा की ध्वनियों को जब हम किन्हीं भी निश्चित चिन्हों के द्वारा प्रकट करते हैं तो लिखित भाषा पैदा होती है। यह भाषा का आर्टिफिशियल रूप है, मीन्स कृत्रिम रूप है, जो सहज रूप से। इसको कृत्रिम क्यों कहा है? क्योंकि मौखिक भाषा को मनुष्य जन्म से ही लेकर पैदा होता है, उसे सिखाने की या सीखने की आवश्यकता नहीं होती। और लिखित भाषा, इसको कृत्रिम इसलिए कहा है कि हम बच्चे को देखो लिखना और पढ़ना दोनों ही सिखाते हैं, तो इसे हम कृत्रिम भाषा कहते हैं। जब मानव सभ्यताएं दूर दूर बसने लगी तब अपनी बात को दूर तक पहुंचाने के लिए कुछ ध्वनि संकेतों की हमें आवश्यकता हुई। तो लिखित जो रूप है भाषा का वो उत्पन्न हुआ, जैसे पत्र लिखकर जानकारी पहुंचाना। भाषा के लिखित रूप के साथ साथ मौखिक रूप भी हमारे बहुत काम में आता है। ठीक है, अब कहीं जाएंगे हम नहीं बोलेंगे तो क्या कोई हमें समझ पाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं?
तो जितना लिखित भाषा का महत्व है उतना ही मौखिक भाषा का भी महत्व है। दोनों ही अपने अपने स्थान पर महत्वशाली हैं। ठीक है। इसके बाद है बच्चों, भाषा का एक और रूप है सांकेतिक भाषा, जो कि गिना नहीं जाता या माना नहीं जाता भाषा के रूपों के अंदर। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि सभी ऐसे नहीं हैं जो कि संकेतों के द्वारा, इशारों के द्वारा एक दूसरे की बात को समझ सकें। सांकेतिक भाषा सिर्फ मूक और बधिर लोग ही प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, इसलिए इस रूप को ज़्यादा नहीं माना जाता। इसके बाद है बच्चों लिखित भाषा का जो महत्व है वो क्यों है? क्योंकि इसे बहुत सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सकती हैं। यह भाषा को मानक रूप प्रदान करती हैं। अब जैसे कोई पुस्तक है, कोई ग्रंथ है, हमारे कितने ही प्राचीन ग्रंथ हैं, उनको हम आज की पीढ़ी, वो कितने वर्षों पहले लिखे गए हैं, उनको हम आज भी पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? लिखित भाषा के कारण, कि उनका लिखित रूप हमारे सामने मौजूद है। इसीलिए तो लिखित भाषा का बहुत महत्व है। इसके बाद है बेटा बोली और उपभाषा। बोली क्या होती है? बोली किसी भी लिमिटेड क्षेत्र में, लिमिटेड एरिया में, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। बोली किसे कहते हैं? जो एक बहुत ही छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, बोली, उसे बोली कहते हैं। इसका जो एरिया है, अक्षेत्र है, वो सीमित है। ठीक है, ये ज़्यादा दूर तक नहीं बोली जाती। भाषा जो है वो बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। उसे राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली थी? भारत के संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी। ठीक है। इसके बाद है बेटा मानक भाषा। भारत एक विशाल देश है। अक्षेत्रीय प्रभाव के कारण हमारे यहाँ भाषा के भी बहुत से रूप दिखाई देते हैं। इसमें एक रूपता के लिए भाषाविदों ने भाषा के जिस रूप को मान्यता दी है उसे हम मानक भाषा कहते हैं। किसे कहते हैं हम? मानक भाषा। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ। भाषाविदों ने भाषा के जिस रूप को मान्यता दी है, भाषाविदों ने भाषा के जो वैज्ञानिक हैं, भाषा को जानने वाले हैं, भाषा के जो विद्वान हैं, उन्होंने भाषा के जिस रूप को मान्यता दी है वह क्या कहलाती है? मानक भाषा कहलाती है। ठीक है। यह व्याकरण के नियमों पर आधारित है पूर्ण रूप से। इसका प्रयोग साहित्यिक ग्रंथों और पत्र पत्रिकाओं आदि में होता है। बोली के बारे में हमने देख लिया ना। बोली किसे कहते हैं? जो कि एक बहुत ही छोटे क्षेत्र में, छोटे एरिया में बोली जाती है। यह भाषा का स्थानीय रूप होता है। और उपभाषा क्या होती है? उपभाषा का अक्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। उपभाषा किसे कहते हैं? उपभाषा एक भाषा थी, एक बोली थी, अब ये है उपभाषा। उपभाषा किसे कहते हैं? उपभाषा का जो क्षेत्र है वो बोली की अपेक्षा विस्तृत है। मीन्स बोली का तो बहुत ही छोटा क्षेत्र है, उपभाषा का बोली से कुछ ज़्यादा है, लेकिन भाषा से कम ही है। ठीक है। एक उपभाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। जैसे पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं वो हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी में लिखी गई जैसे ये जो है साहित्य रचना भी होने लगती है उपभाषा में।
उपभाषा में साहित्यिक रचनाएं भी हमें मिलती हैं। उपभाषा जब सर्वमान्य रूप पर प्राप्त कर लेती है और व्याकरण युक्त हो जाती है तो वह भाषा बन जाती है। ठीक है बेटा। इसके बाद हम करते हैं बोली और उपभाषा में अंतर। बोली और उपभाषा में अंतर। बोली का जो क्षेत्र है वो छोटा है और उपभाषा का बोली से बहुत बड़ा है और भाषा का इन सबसे ही ज़्यादा है। बोली का क्षेत्र जो है वो सीमित होता है और भाषा का विस्तृत होता है। ठीक है। इसके बाद हम लिपि करते हैं। लिपि किसे कहते हैं आप देखेंगे हम कि लिपि किसे कहते हैं। लिपि के बिना भाषा का कोई औचित्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाषा को लिखने के लिए हमें कुछ चिन्हों की, कुछ संकेतों की आवश्यकता होती है जिन्हें हम लिपि कहते हैं। भाषा विशेष में मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। किसी भी भाषा को लिखने की जो विधि है, लिखने का जो ढंग है, तरीका है, उसे हम लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है और ये चिन्ह निश्चित होते हैं। हम अपनी मर्जी से कुछ किसी भी शब्द या किसी वर्ण के पीछे कुछ नहीं लगा सकते। ये चिन्ह जो हैं वो निश्चित होते हैं। जैसे देवनागरी में क वर्ण को क इसी तरह से ही लिख सकते हैं। जैसे जो देवनागरी लिपि है उसमें हम क वर्ण को क इसी रूप में ही लिखेंगे, अन्यथा नहीं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। सभी जो भाषाएं हैं उनकी सबकी अपनी अपनी लिपि होती है और ऐसा नहीं है कि एक लिपि सिर्फ एक ही भाषा की होगी। एक लिपि कई भाषाओं की भी हो सकती है। ये नहीं है कि एक लिपि सिर्फ एक ही भाषा की है, एक लिपि कई भाषाओं की भी हो सकती है। जैसे जो देवनागरी लिपि है, हमारी हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि इसके अलावा संस्कृत, मराठी इसकी भी है। हिंदी, संस्कृत और मराठी की, इन तीनों की देवनागरी लिपि है। ये कुछ मुख्य भाषाएं हैं जिनकी मैं लिपि बता रही हूँ आपको। पंजाबी की होती है गुरुमुखी और उर्दू की फारसी और अंग्रेजी की होती है रोमन। अब इसके बाद है बेटा साहित्य किसे कहते हैं? साहित्य साहित्य किसे कहेंगे? साहित्य हित सहित लिखकर संजोकर रखे गए भाव विचार ही साहित्य हैं। जो भाव और विचार समाज का हित करने में सहायक हों, विचार और ज्ञान के ऐसे संचित कोश को साहित्य कहते हैं। ठीक है। साहित्य का जो कार्य है वो क्या होता है? साहित्य का कार्य यह समाज के हित में सहायक होता है, मौलिक होता है, समाज के विचारों को बदलने में समर्थ होता है। साहित्य के भेद। इसके बाद बेटा हम करेंगे साहित्य के भेद। साहित्य के कितने भेद हैं? साहित्य के 2 भेद हैं। कौन से हैं? गद्य
गद्य साहित्य पद्य साहित्य, ये क्या हुए साहित्य के भेद। ठीक है, इसके बाद बेटा हम देखते हैं कि गद्य साहित्य किसे कहते हैं। जन साधारण की भाषा में रचे गए विचार गद्य साहित्य कहलाते हैं, जो कि समझने और पढ़ने भी बहुत आसान रहते हैं आम आदमी के लिए भी। ठीक है, जन साधारण की भाषा में रचे गए जो विचार हैं, मीन्स लिखे गए जो विचार हैं, वो गद्य साहित्य कहलाते हैं। गद्य की कुछ मुख्य जो इसके उदाहरण हैं वो हैं जैसे कहानी, नाटक, एकांकी, लेखक, जीवनी, संस्मरण, पत्र और उपन्यास आदि। इन सब को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हमें आनंद भी आता है और अच्छे से हमें समझ में भी आते हैं। ठीक है, इसके बाद है बेटा पद्य साहित्य। पद्य साहित्य किसे कहते हैं? जिस रचना को गाया जा सके, जैसे कविताएं होती हैं, कुंडलियाँ होती हैं, गज़ल, खंड काव्य, महाकाव्य आदि, जो गाई जा सके वो पद्य साहित्य। और गद्य साहित्य जिसे हमें समझने में बहुत ही आसान हो। इसके बाद है बेटा व्याकरण। अभी तक हमने किया भाषा, लिपि, बोली, उपभाषा और साहित्य। अब हम करते हैं इसका लास्ट जो पॉइंट है वो व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण मीन्स विश्लेषण करना, किसी चीज़ को समझा कर कहना, अलग अलग उसके बारे में बताना। वर्णों, शब्दों या पदों को अलग अलग करके समझना ही व्याकरण है। किस किस को? वर्णों, व्याकरण के अंतर्गत जो आते हैं वर्णों, शब्दों, या पदों, इन सब को बिल्कुल अलग अलग करके अच्छे से समझना क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। व्याकरण जो है वो भाषा को मानक रूप प्रदान करता है और उसे मानक रूप प्रदान करके शुद्ध रूप भी व्याकरण के द्वारा ही प्राप्त होता है। व्याकरण क्या करता है? भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करता है, भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करता है। ठीक है, व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो वर्णों, शब्दों और वाक्यों का शुद्ध ज्ञान हमें देता है और प्रयोग करना सिखाता है। व्याकरण किसी भी भाषा को शुद्धतम रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। व्याकरण के द्वारा भाषा का जो मानक रूप है वो हमें प्राप्त होता है। भाषा एक ऐसी व्यवस्था है जिसे व्याकरण के द्वारा ही बताना संभव हो पाता है। भाषा जब व्याकरण के विभिन्न नियमों में बंधकर व्यवस्थित होती है तो उसमें मानकता आ जाती है। ठीक है, व्याकरण भाषा के अंग प्रत्यंग को समझने की क्षमता भी हमें देता है। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं बेटा व्याकरण के जो अंग हैं वो कौन कौन से हैं, और ये हमारा लास्ट पॉइंट है, व्याकरण के अंग। कौन से हैं बच्चों व्याकरण के अंग? व्याकरण के अंग हैं बेटा वर्ण विचार,
वर्ण विचार, ये इसका पहला अंग है। दूसरा है इसका शब्द विचार। तीसरा है बेटा इसका पद विचार। और इसका जो चौथा और अंतिम जो भेद है वो है वाक्य विचार। ठीक है। अब व्याकरण के ये चारों अंग होते हैं, जिसमें वर्ण विचार जो है वो ध्वनि, वर्ण और शब्दों के अध्ययन और उनके उच्चारण, स्थान आदि से संबंधित है। शब्द विचार, व्याकरण का जो दूसरा अंग है शब्द विचार, वो है शब्दों के रूप, व्युत्पत्ति, रचना, रूपांतरण से संबंधित है। तीसरा जो पद विचार है वो है लिंग, वचन, कारक, उपसर्ग, प्रत्ययुक्त शब्द, रचना, पद भेद आदि से संबंधित है। फिर है बेटा इसका वाक्य विचार। चौथा भेद जो है वाक्य भेद, स्वरूप, प्रकार, विश्लेषण आदि से संबंधित है। और इसी के साथ हमारा ये व्याकरण का जो पहला अध्याय है ये समाप्त होता है।